नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली की। तो देखिए, इनका कार्यकाल रहा 1798 से 1805। संक्षिप्त में मेन लाइनें बता दें पहले। तो इनका अन्य नाम था मार्क्सेस ऑफ लॉर्ड वेलेज़ली बंगाल टाइगर। सहायक संधि का जनक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य लाइन से: पहला हैदराबाद, दूसरा अवध, तीसरा मैसूर, चौथा मराठा, पांचवा पेशवा, छठवां भोसले, सातवां सिंधिया। लाइन से इसलिए बताया है क्योंकि 2021 के MPPSC में अभी पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकारने वाला राज्य कौन था, तो आंसर था हैदराबाद, इसलिए मैंने लाइन से बताया है। फिर 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ। 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट लागू हुआ इसी के समय। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी ने की। फिर 1802 में दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। बाद में मुगल सम्राट को पुनः अंग्रेजों का पेंशनर बनाया और इसी के कार्यकाल में एमओज की संधि हुई। जो एमओज की संधि हुई थी वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। अब बात करते हैं इसकी विस्तार से। तो देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली है जो वो 1798 में मात्र 37 वर्ष की आयु में वेलेज़ली ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभाला। वह इंग्लैंड के एक उच्च कुल का धनी और सम्राट वर्ग का व्यक्ति था। 1781 में वह हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इसका सदस्य रहते हुए उसे भारत के मत संबंध में पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। 1798 में जब वह भारत आया, उस समय यूरोप और भारत में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न थीं। विशेषकर भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। अब आप कहेंगे कैसी स्थिति थी, सोचनीय कैसी थी? तो इसका एक मतलब नंबर वाइज नंबर से विवरण हम बताएंगे। पहला तो था कि फ्रांसीसियों का प्रभाव देसी राजाओं, विशेषकर मैसूर, ग्वालियर पर बढ़ता जा रहा था। फ्रांसीसियों का टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ चोकोवन दल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। खोदा के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता न मिलने के कारण निजाम ने अंग्रेजों से अलग और फ्रांसीसियों के पक्ष में जाने का मन बना लिया था। मराठों की शक्ति अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी। उधर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पंजाब में राणा रणजीत सिंह शक्ति संपन्न हो रहे थे। परंतु इन सबसे ज्यादा खतरा भारत पर नेपोलियन का था, क्योंकि नेपोलियन रूस के सम्राट चारकोल से समझौता करके भारत में ब्रिटिश उपनिवेश समाप्त करके स्वयं अपना साम्राज्य स्थापित करने का मन बना चुका था। इसके लिए वह ब्रिटेन से भारत की भूमि पर थल युद्ध में वह आना चाहता था। इसलिए भारत पर आक्रमण करना उसकी सैन्य नीति का एक हिस्सा था। नेपोलियन सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रिटिश जलबेड़े से समुद्र में युद्ध कर पाने की भूल कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सेना, थल सेना तो मजबूत थी, लेकिन जल सेना थी जो बहुत ही कमजोर थी। ऐसा भूल वो नहीं कर सकता था। ऐसे कठिन समय में वेलेज़ली भारत आया और उसने जॉन शोर की तटस्थता या हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया। सर जॉन शोर की नीति हमने पिछले वीडियो में बताई है, उसको देख लीजिएगा अगर जानना है तो सर जॉन शोर की तटस्थता या हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया, क्योंकि इससे देशी रियासतें धीरे धीरे नाराज हो रही थीं। उसने सहायक संधि के रूप में एक साम्राज्यवादी नीति निर्मित की, जिसके कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
उद्देश्य भी बताते हैं एक एक करके। मराठों की शक्ति को नष्ट करना पहला उद्देश्य। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी नियंत्रण में लाना दूसरा उद्देश्य। भारत में कंपनी का राज्य विस्तार करना तीसरा उद्देश्य। फ्रांसीसियों की शक्ति को नष्ट करना चौथा अंतिम उद्देश्य। बेलेजली के पूर्व सहायक संधि एक हाथ लो और एक हाथ दो या परस्पर लेन देन के सिद्धांत पर आधारित थी। सहायक संधि भारत पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था। ब्रिटिश गवर्नर व ब्रिटिश जनरल जैसे क्लाइव कॉर्नवालिस आदि ने भी इसे अपनाया। अंग्रेजों ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1765 में अवध पर किया। 1787 में कॉर्नवालिस ने कर्नाटक के नवाब पर इसे लागू किया और व्यवस्थित रूप दे दिया। व्यवस्थित रूप देने के कारण कॉर्नवालिस को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए और पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सहायक संधि की प्रणाली। तो अब इस वीडियो में इतना ही। इसकी सहायक संधि की प्रणाली हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद सहायक संधि की प्रणाली ही होगी कॉर्नवालिस की। तो धन्यवाद। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब तथा और जानना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो में देखें। थैंक यू।